मथुरा रिफाइनरी में बड़ा हादसा हुआ। शटडाउन के मरम्मत के दौरान भीषण आग लग गई, जिसमें 8 लोग झुलस गए। 4 घायलों को गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल ले जाया गया। इनमें से कुछ को दिल्ली रेफर किया गया है। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है इनका। बताया जा रहा है कि रिफाइनरी थाना क्षेत्र के ABU प्लांट को फाइनल शटडाउन के बाद टेस्टिंग के दौरान हादसा हुआ है। लीकेज की वजह से फर्नेस हीट होने की वजह से ब्लास्ट हुआ है। तो बीते 40 दिनों से रिफाइनरी का ये प्लांट बंद था, क्योंकि यहाँ पर शटडाउन के दौरान मरम्मत का काम चल रहा था, चेकिंग का काम चल रहा था। और शटडाउन के बाद रिफाइनरी को शुरू करने से पहले टेस्टिंग चल रही थी कल, और तभी धमाका हो गया है। लीकेज की वजह से धमाका हुआ है और इस हादसे का CM योगी ने संज्ञान लिया। अधिकारियों को राहत कार्य के आदेश दिए, घायलों को इलाज मुहैया कराने को कहा है और साथ ही ये कामना भी की है कि सभी घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 1 किलोमीटर दूर से धमाके की आवाज सुनी गई, साथ ही आग की लपटों को देखा गया। धमाके के बाद आग लग गई रिफाइनरी के इस हिस्से में। उस आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे में वो लोग जख्मी हुए हैं जो कि टेस्टिंग के दौरान मौजूद थे, जो कि रिफाइनरी के मैनेजर भी उनमें शामिल हैं, झुलस गए। कुछ को हायर सेंटर रेफर किया गया है। 8 लोग झुलसे हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मथुरा रिफाइनरी में तेज धमाके के साथ उस समय बड़ा हादसा हुआ जब AB यूनिट में शटडाउन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद स्टार्टअप की प्रक्रिया शुरू की गई थी। जैसे ही रिफाइनरी प्रशासन के द्वारा स्टार्टअप की जो प्रक्रिया थी उसको शुरू किया गया, तभी एक तेज धमाका होता है। इस धमाके के साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें रिफाइनरी के बाहर तक के दिखाई दी। आनन फानन में जो रिफाइनरी प्रशासन था उसने मौके पर दमकल भेजी और आग पर काबू करने का प्रयास किया, और काफी घंटों की मशक्कत के बाद रिफाइनरी प्रशासन आग पर काबू पा पाया। वहीं इस हादसे में बताया जा रहा है कि 8 लोग जो है गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिनमें से 4 को दिल्ली रेफर कर दिया गया है। वहीं 4 अन्य जो घायल हैं उनका शहर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जो रिफाइनरी के अंदर AB यूनिट थी उसमें 40 दिन का शटडाउन था। इस शटडाउन के अंतर्गत मेंटेनेंस का कार्य पूरा हो चुका था। स्टार्टअप की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। उसी दौरान जब टेस्टिंग चल रही थी तभी ये हादसा होता है। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मेंटेनेंस का कार्य था उसमें कोई लापरवाही रही, जिसके चलते लीकेज हुई, और लीकेज होने के साथ ही एक तेज धमाका हुआ और इस धमाके में 8 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। फिलहाल जो है मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लिया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं साथ ही जो उनके परिवारजन को आर्थिक मदद देने की बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। वहीं रिफाइनरी प्रशासन का भी ये दावा है कि जो लोग इसमें घायल हुए हैं उनको बढ़िया से बढ़िया इलाज दिलाया जाए, इसीलिए उनमें से कुछ लोगों को जो दिल्ली रेफर किया गया है। वहीं रिफाइनरी प्रशासन का कहना है कि हादसा क्यों हुआ इसकी जांच की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आए दिन जब भी मेंटेनेंस का कार्य पूरा होता है और स्टार्टअप की प्रक्रिया होती है तभी ऐसे हादसे होते रहते हैं। यह कोई पहला हादसा नहीं है जब रिफाइनरी में स्टार्टअप प्रक्रिया के दौरान हुआ हो। इससे पहले भी कई बार इस तरीके के हादसे होते रहे हैं। अब देखना होगा कि रिफाइनरी प्रशासन आखिर ऐसे कौन से कदम उठाता है जिनकी वजह से ऐसे हादसे न हों। इस बीच रिफाइनरी के PRO की ओर से कहा गया कि रिफाइनरी हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर कई गलत अफवाह भी फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है। रिफाइनरी में आज एक हादसा हुआ है, जो जलने की घटना हुई है हमारे ABU यूनिट में। वहां पर एक माइनर फायर हुआ था। सभी जानते हैं कि रिफाइनरी में इस समय 40 दिन का शटडाउन चल रहा है और शटडाउन कंप्लीट होने के बाद एक स्टार्टअप एक्टिविटी होती है जो हर एक यूनिट की होती है। 3-4 दिन की एक्टिविटी होती है स्टार्टअप की, जिस दौरान बहुत से मेंटेनेंस काम किए जाते हैं। इसी दौरान आज शाम को ये ABU यूनिट में फायर की घटना हुई, जहां वहां कार्यरत हमारे 8 जो साथी थे उनको माइनर बर्न इंजरीज हुई हैं। इनमें से 3 साथी जो हमारे रिफाइनरी एम्प्लॉइज हैं और 5 साथी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं। 3 साथियों को हमने अपोलो हॉस्पिटल रेफर किया है, ऑल्दो माइनर बर्न इंजरीज हैं। मेरठ से खबर, जहां पिता की डांट पर लड़के ने खुदकुशी कर ली। खाली पड़े मकान में फंदे से लड़का लटक गया। पढ़ाई पर ध्यान न देने की वजह से पिता ने डांट लगाई थी। थाना लोहिया नगर क्षेत्र के A1 कॉलोनी का मामला है। तो पढ़ाई न करने की वजह से पिता ने डांटा तो लड़के ने खुदकुशी कर ली है। खाली मकान में
उसने खुदकुशी की है। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर। विरोध प्रदर्शन में शामिल 2 बाहरी नामजद और कई युवाओं के खिलाफ एफआईआर हुई है। लोक सेवा आयोग चौकी प्रभारी की ओर से अभिषेक शुक्ला और राघवेंद्र नाम के 2 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। साथ ही 10 अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदर्शनकारियों के बीच ये आयोग के गेट पर पहुंचे थे। बाहर नगर निगम की होर्डिंग को फाड़ा इन्होंने। प्रचार प्रसार के लिए नगर निगम की ओर से खंभे पर एक कोचिंग संस्थान की होर्डिंग लगी थी। बैरियर पर चढ़कर बाकायदा इन्होंने होर्डिंग फाड़ा। वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के आधार पर एक्शन लिया गया है। धरना दे रहे प्रतियोगी छात्रों को उग्र और हिंसक होने के लिए प्रेरित करने का भी इन पर आरोप लगाया गया है। सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप है। होर्डिंग में तोड़फोड़ का वीडियो मौजूद है। पुलिस मामला दर्ज कर नामजद युवकों की तलाश में है, जबकि 10 अज्ञात की भी पहचान में जुटी है। प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। यूपीपीएससी दफ्तर के बाहर जमे छात्रों ने खुले आसमान के नीचे बीती रात भी गुजारी है। इससे पहले कल देर शाम छात्रों ने मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया था। वनडे वन शिफ्ट एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लिए हजारों की संख्या में छात्र आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जिसके बाद मोमबत्ती हाथ में लेकर छात्रों ने गेट के बाहर जुलूस निकाला। प्रतियोगी छात्र नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। छात्रों की दलील है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। छात्रों का कहना है कि जब तक आयोग से उन्हें लिखित भरोसा नहीं मिल जाता, तब तक वो पीछे नहीं हटने वाले। कई ऑफिसर्स ने कल प्रतियोगी छात्रों से बातचीत भी की कोशिश की, लेकिन छात्र अपनी बात पर अड़े हुए हैं। देश भर में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में राज्य सरकारों के द्वारा किए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइंस तय करेगा। सुबह 10:30 बजे के आसपास ये फैसला आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई थी। जमीयत उलेमाए हिंद समेत कई याचिकाकर्ताओं की ओर से अलग अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ ये याचिकाएं थी। इस मामले को सुनते हुए कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगना उसका मकान गिराने का आधार नहीं हो सकता। 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी, लेकिन ये जरूर कहा था कि अगर सार्वजनिक जगहों पर कहीं कोई अवैध निर्माण है तो उससे हटाया जा सकता है, वहां पर रोक वाला आदेश लागू नहीं होगा। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुरक्षित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जो नई गाइडलाइंस होगी उसी के मुताबिक बुलडोजर कार्रवाई हो सकेगी। इधर नोएडा अथॉरिटी में जांच के लिए 3 कमेटी बनाई गई। ग्रुप हाउसिंग प्लांट आवंटन की जांच की जाएगी। 45 दिन में जांच कर रिपोर्ट दिए जाने की बात कही गई है। 3 कमेटी का गठन है। तीनों को ही 45 दिनों का वक्त दिया गया है। 2008-9 में अथॉरिटी ने बदल दिया था नियम। बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए नियम में बदलाव किए गए थे। 2005 से 2017 तक सीएजी ने ऑडिट किया था और उसी रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी। सीएजी रिपोर्ट में 30,000 करोड़ के घाटे का खुलासा हुआ था। हिमांशु शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, 3 कमेटी का गठन हो चुका है और अगले 45 दिन में इन्हें अपनी रिपोर्ट देनी है। जांच के दायरे में कई बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नाम, सफेदपोश होंगे। इस बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सीएजी ने 2005 से 17 के बीच में ये ऑडिट किया था नोएडा अथॉरिटी का, और इस दौरान ये पाया था कि नोएडा अथॉरिटी को करीब 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय घाटा हुआ है। और इसके बाद ये जांच रिपोर्ट जो है लोक सेवा समिति में पेश की गई थी। लोक सेवा समिति के बाद अब 8 सुनवाई हुई, और आपको बता दें कि मंगलवार को भी लखनऊ में एक बैठक थी, जिसके बाद शासन स्तर से 3 समितियां बनाई गई जो अब जांच करेंगी कि
जो ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है बिल्डर्स के, उनके आवंटन को लेकर, क्योंकि जिस तरीके की बात निकल के आई कि साल 2008 और 9 के बीच में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने नियमों में बदलाव किया था और जो आर्थिक रूप से कमजोर बिल्डर थे उनके नेटवर्थ जो टर्नओवर था उसको घटाए जाने को लेकर जांच होगी, जिसके चलते उनको फायदा पहुंचाने की बात है। और ऐसे में 3 जांच समितियां बनाई गई हैं। जी हिमांशु, और इन 3 45 दिन जांच में ये समितियों के बीच काम का बंटवारा कैसे किया गया है? इनकी जांच का दायरा क्या होगा? देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके के आरोप है 2008 से लेकर 9 के बीच में नोएडा अथॉरिटी ने नियमों के बदलाव किए थे, वो अधिकारी चिन्हित किए जाएंगे और क्यों नियम में बदलाव किया गया, किसको फायदा पहुंचाया गया, वो कौन सा बिल्डर है, इन तमाम चीजों की जांच होगी। और एसीओ स्तर के अधिकारी है, देखिए नोएडा अथॉरिटी से एसीओ संजय खत्री और ग्रेटर नोएडा से अथॉरिटी सुनील कुमार सिंह है, इनको एसीओ नामित किया गया और ये तीनों जांच समितियों में एसीओ रहेंगे नोएडा के। इसके अलावा पीएससी का अध्यक्ष जो विधायक होते हैं और तमाम जो अधिकारी हैं शासन के और नोएडा अथॉरिटी के, वो इस जांच समिति में शामिल है और इसको 45 दिन में पूर्ण करना होगा। आपको बताना चाहेंगे कि नोएडा प्राधिकरण के औद्योगिक ग्रुप हाउसिंग स्पोर्ट्स सिटी से जुड़ी सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट और आपत्तियों के जवाब मांगे गए हैं और यही जवाब अब ये जो 3 समितियां हैं ये यहाँ पर तैनात रहे। 45 दिन का वक्त इन तीनों टीम को दिया गया। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए।